ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट। साथ ही में उसमें हमने फॉर्मूलाज डिराइव किया था। एफ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इसी को फिर हमने कंबाइन किया था। हमने ये देखा था कि न्यूटन ने जो लॉ कंसीडर किया था इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो कहां से आया था? बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ which state that time period square of time period is directly proportional to the cube of its mean distance। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हमें पता है, फॉर एग्जांपल एक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक स्टोन है, हम स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक स्टोन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो क्या वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है? नहीं, एक सर्टेन हाइट तक मूव करेगा, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो इन्फिनिटली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं करता? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करोगे वो ऑलवेज इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, एक स्टोन थ्रो कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक मैंने स्टोन थ्रो कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से बाय गिविंग ए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड, स्टोन बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर गया बहुत दूर तक। ठीक है, फिर वो एक सर्टेन हाइट तक जाके रुक जाएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करेगा। ऐसा क्यों? अब क्या हो रहा था, अर्थ तो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड तो कांस्टेंट है, वो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट होती है। ऐसा तो नहीं कि स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होती है। मतलब कि अभी जो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में, जिसमें अभी रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में दैट इज स्टोन, अभी भी इस पे ग्रेविटी फील्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी के साथ या फिर इनिशियल फोर्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। स्टिल अर्थ की ग्रेविटी फील्ड क्या करी, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करी, बिकॉज डायरेक्शन हमें पता है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो जो स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अर्थ क्या करी, उसको ग्रेविटी फील्ड के थ्रू बाय यूजिंग ग्रेविटी फील्ड वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करी। तो क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स कैसा है? अपोजिट। जो हमने थ्रो किया वो अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपोजिट है तो नेग्लेक्ट सब्सट्रैक्ट होता जाएगा फोर्स, है ना। फोर्स कैसा होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। अपोजिट इन डायरेक्शन हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है। ओके, जैसे ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है फोर्स, तो धीरे धीरे एक लेवल आएगा जहां पे फोर्स जाके जीरो हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन आएगा जहां पे फोर्स जाके जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो गया वो वहां पे रुक जाएगा। फिर ग्रेविटी फील्ड, अब इनिशियल जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वो जीरो हो चुका है। अब उस पर इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, जो हमने अप्लाई किया था वो जीरो हो चुका है। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ प्योर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? दैट इज ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया था बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी फिर इनिशियल फोर्स, वो तो जीरो हो चुका है। ग्रेविटी फोर्स ने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया कंप्लीटली। अब उसमें प्योरली फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन हमें पता है कि इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर वो स्टोन क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है रीजन, और ये होती है पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है। थस इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, जैसे हमने न्यूटन के एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक एप्पल, दिस इज योर अर्थ और ये एप्पल है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूटन ने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, एवरी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज एंड मास। ओके, तो अर्थ, जैसे अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या सर एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पर अब इसमें एक चीज हमने ऑब्जर्व की, सर एप्पल मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर रही है, जबकि एप्पल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है? रीजन सिंपल, अर्थ का जो मास है that is much higher, mass of earth is much greater
देन मास ऑफ एप्पल। ये तो हमें पता है, चीजें क्लियर है। तो ये जो मास का डिफरेंस है, मास के डिफरेंस की वजह से अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, जबकि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब और एक एग्जांपल से समझते हैं, अर्थ एंड मून। सर ये तो दो हैवी ऑब्जेक्ट है, दो बिगर ऑब्जेक्ट है, तो फिर एक अगर हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, अर्थ मून पे लगाएगा और मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, तो सर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? कैसे हो गया अट्रैक्ट? सिर्फ अर्थ और मून ही थोड़ी है हमारे सिलेस्टियल पूरे यूनिवर्स में, देयर आर मेनी प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, फिर सन, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर अर्थ मून पे अप्लाई कर रहा है और मून अर्थ पे अप्लाई कर रहा है, तो मास भी कहीं ना कहीं अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करोगे, वीनस अप्लाई करोगे, सन भी अप्लाई करोगे, सेम अर्थ मास पे, अर्थ वीनस पे एंड अर्थ सन पे। तो ये सब जब नेग्लेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं ये कैंसल आउट हो जाते हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं कर रहा है, जैसे लाइक सन, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अब अपने मीटियोर के बारे में पढ़ा होगा, जानते हैं थोड़ा, ठीक है। ये अर्थ है, आपने बहुत बार सुना होगा एक मीटियोर है जो ट्रैवल करने वाला है, ऐसे कहते हैं कि ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम नियरर टू द अर्थ, ये अर्थ पे आके गिर सकता है। अब ये कैसे होता है, ठीक है, अर्थ क्या करे, ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करे, अर्थ की बहुत बड़ी ग्रेविटी फील्ड है, अर्थ की बहुत बड़ी ग्रेविटी फील्ड है। जैसे ही ये पर्टिकुलर मीटियोर अर्थ की ग्रेविटी फील्ड में एंटर कर जाता है, तो धीरे धीरे अर्थ क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने तरफ, धीरे धीरे अर्थ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर सभी एस्ट्रॉइड क्यों नहीं गिरते, पर्टिकुलर हमारे जो अर्थ है, अर्थ सरफेस में आके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर क्यों नहीं करते? इसमें एक रीजन है कि इनकी जो स्पीड होती है बहुत तेजी से होती है, बहुत तेज होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं बहुत फास्ट मूविंग। तो यहाँ पे जब जैसी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर आ जाता है इस मीटियोर, जैसे ही यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो मीटियोर आगे मूव कर जाता है, बहुत फास्ट है, फिर से मूव कर जाता है, बहुत फास्ट है। तो इस तरीके से वो ग्रेविटी फील्ड को छोड़ देता है, अर्थ की ग्रेविटी फील्ड को। ये चीजें क्लियर है? इस तरीके से मीटियोर वर्क करते हैं। फिर मीटियोर अगर इस पर्टिकुलर मीटियोर की स्पीड कम हो गई या फिर बहुत क्लोज आ गए अर्थ के एटमॉस्फेयर के, जहां पे इसकी स्पीड का इफेक्ट ही नहीं आया और ग्रेविटी फील्ड का इफेक्ट ज्यादा हो गया, उस वक्त क्या हो जाएगा, ये मीटियोर हमारे अर्थ में आके क्रैश कर जाएगा। ये चीजें क्लियर है? ये होता है रीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक एनवायरमेंटल पार्ट है। आपने हाई टाइड और लो टाइड सुना होगा, हाई टाइड्स और लो टाइड्स ऑन सी शोर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ये अर्थ हो गई हमारी, मून और सन, ठीक है। अर्थ पे आपने अक्सर देखा होगा हाई टाइड्स एंड low tides. High tides and low tides are the effect of gravitational force applied by moon and the sun. इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो वाटर, हमें पता है कि आर अर्थ इज 1/3 कवर्ड विद वाटर, ये कंप्लीटली वाटर पार्ट, ठीक है। मतलब वाटर का एक ह्यूज मास है, वाटर भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी एक मास होगा। तो वाटर के पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी प्रेजेंट है और मास भी बहुत ज्यादा है, ओशन इज अ ग्रेट मास, ठीक है। अब इतना ज्यादा मास है, इसका भी मून का भी मास है, तो मून क्या करता है, मून जैसे ही ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करता है अर्थ पे, अर्थ को तो कंप्लीटली मूव नहीं कर सकता मून, बिकॉज अर्थ उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा मास है। पर जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ, उस पे ग्रेविटी फील्ड का इफेक्ट देखने मिलता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वाटर है, वाटर अबव राइज करने की कोशिश करता है। अब वाटर क्या करता है, अबव, अट्रैक्टिव है ना, मून जब अट्रैक्ट करेगा वाटर को, तो वाटर क्या करेगा, मून की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर उठेगा। या इसलिए यहाँ पे आपको देखने मिलती है हाई टाइड्स। फुल मून के दिन आपको हाई टाइड्स, बहुत ऊंची हाई टाइड्स देखने मिलती है। आप अगर कोस्टल रीजन में देखा होगा, जितने भी हमारे कोस्टल, वी हैव अ ग्रेट कोस्ट लाइन, ठीक है, आप कोस्टल रीजन में देखोगे तो वहां पे हाई अलर्ट्स होता है ऑन फुल मून डे। फुल मून डे में इन द इवनिंग आपको परमिशन नहीं रहती है कोस्ट पे जाने की या फिर बीचेस पे खेलने की या फिर जाने की। क्यों? बिकॉज फुल मून के दिन फुल मून का जो इफेक्ट होता है, ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा होती है।
जहां पे हाई टाइड्स, बहुत ऊंची टाइड्स उठती है, मतलब हाई टाइड्स आपको देखने मिलती है। तो ड्यूरिंग इवनिंग, इसलिए शाम होने के बाद आपने देखा होगा कोस्ट गार्ड कोस्टल एरिया पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं टू सेफ गार्ड द अदर टूरिस्ट या फिर पीपल फ्रॉम द हाई टाइड्स। ये चीजें क्लियर है? तो मतलब क्या होता है, जो हाई टाइड और लो टाइड जो पैटर्न है जो हम अर्थ में ऑब्जर्व करते हैं, दिस आर द रिजल्ट ऑफ मून इवन ऑफ द सन। सन का बहुत कम रोल है पर मून का भी ज्यादा रोल है, सन का भी रोल है इसमें, ठीक है। तो मून के वजह से यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड की वजह से आपको देखने मिलेगा हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ये चीजें क्लियर है? ओके, तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर है? ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल एक अपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल इज एन ह्यूज मास। हम ऐसे कहते हैं कि ब्लैक होल इज एन ह्यूज मास विच हैज, जब हम डिस्कस करते हैं, चलो एक अच्छा सा टॉपिक बताते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल इज एन ह्यूज मास। हम सुना होगा ब्लैक होल सब कुछ ऑब्जर्व कर जाता है, सब कुछ अपने आप में ले लेता है, सब कुछ ऑब्जर्व कर जाता है। ऐसा कि व्हाट इज द रीजन? द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट इज द ग्रेविटी फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज मच लार्जर देन एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इसलिए ब्लैक होल के पास जो भी उसकी ग्रेविटी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट एंटर कर जाता है तो वो उसको, जैसे कह सकते हैं हम कह सकते हैं, निगल लेता है या फिर इटअप कर जाता है, फिर खा जाता है, ठीक है, मतलब वो उसमें चले जाता है ब्लैक होल में, ठीक है। अब उसकी ग्रेविटी, अब उसे नाम देते हैं ब्लैक होल। क्यों नाम दिया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लैक होल? ब्लैक होल इसलिए है बिकॉज इट इज एन पार्ट ऑफ अ मास व्हिच इज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। वो इतना ज्यादा ग्रेविटी फील्ड है कि लाइट को भी ऑब्जर्व कर जाता है। तो वहां से जो लाइट रे, जो आउटकमिंग लाइट रे है, वो आपको देखने नहीं मिलती। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फील्ड है ब्लैक होल का, ठीक है। कि वहां पे जो ग्रेविटी फील्ड, जो लाइट के पार्टिकल्स, लाइट क्या होता है? पार्टिकल से मूव करती है, लाइट इज मूविंग बाय पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। लाइट पार्टिकल से मूव करता है, हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। तो उस पार्टिकल को भी एब्जॉर्ब कर जाता है वो। जबकि लाइट यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं फिर भी उसमें इतनी ज्यादा क्षमता होती है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी फील्ड होती है, साथ में और अदर फोर्सेस भी एप्लीकेबल है, पर ग्रेविटी फील्ड इतनी ज्यादा है कि लाइट पार्टिकल्स को भी ऑब्जर्व कर जाते हैं। इसकी वजह से वहां से लाइट एमिट नहीं करती, तो हमें वहां पे एक डार्क बैकग्राउंड देखने मिलता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। अब हमें पता कैसे चलता है कि सर ब्लैक होल वहां पे? अब ब्लैक होल की जो सराउंडिंग पार्ट है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है ना, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है, अभी तक ब्लैक होल में एंटर नहीं किया पर उसके तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स या फिर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो तो लाइट एमिट करेगी, है ना। मतलब आपको कैसे दिखेगा? सेंटर में ब्लैक और सराउंडिंग में कुछ लाइट पार्टिकल्स, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली ब्लैक होल के अंदर अभी तक गए नहीं है, दे आर आउटसाइड द ब्लैक होल, दोस्तों दे विल एमिट द लाइट पार्टिकल्स विच वी विल बी रिसीविंग। ओके, जो हमारे पास साइंटिस्ट के जो टेलीस्कोप होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। चीजें क्लियर है? ओके, तो ये होता है एक कंसेप्ट ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी फील्ड होती है। ग्रेविटी फील्ड या फिर ग्रेविटी फोर्स इज एन वेरी यूनिक फोर्स, इंटरेस्टिंग फोर्स, कि ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल वो एक दूसरे में एंटर नहीं कर रहे। व्हाई? बिकॉज दे आर इन बैलेंस कंडीशन। अगर सिर्फ ऐसा होता कि मून पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? मून अर्थ में आगे चले जाता, इसमें आके डैश हो जाता, बर्स्ट हो जाता सब कुछ, ठीक है। और एक चीज ग्रेविटी फील्ड के बारे में कंसेप्ट और है, जैसे मून और अर्थ के बीच में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इससे ग्रेविटी फील्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो ग्रेविटी फोर्स है इस पे असर नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी फोर्स अफेक्ट नहीं करता। अगर कोई भी बिटवीन इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये बेस्ट है। जैसे एक मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम कह रहे हैं कि दो मैग्नेट के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रख दो तो कि मैग्नेटिक फोर्स ना कम हो जाती है। मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है? कम हो जाती है। पर ग्रेविटी फोर्स में ऐसा नहीं होता। दो अगर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसके बीच में आप कितने भी ऑब्जेक्ट ला लो, gravity force between these two objects will never be compromised या फिर never be less as compared to the previous one। चीजें क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने अभी देखा होगा सोलर इक्लिप्स हुआ था। सोलर इक्लिप्स में क्या हुआ था? जैसे बॉस मून है ना, मून बीच में आ गया था हमारे सन और अर्थ की, इसी को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दिस वाज सन, हटा दे। अभी 21 जून को
आपने सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व किया, सभी ने देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, दिस वाज सन, ये हमारी अर्थ है, और यहां पे कहीं आपको मून देखने मिला, मून हमारे बीच में आ गया था, ये मून है। कुछ इस तरीके से लाइट आई थी, ठीक है। इतने रीजन में आपको सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व हुआ था। अब देखो मून, अर्थ और सन के बीच में दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स होगा। अब मून सेंटर में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो ग्रेविटी फोर्स विच वाज प्रेजेंट बिटवीन अर्थ एंड सन कुछ इफेक्ट हुआ, नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। ग्रेविटी फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिला। ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज सेम बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। ये ग्रेविटी फोर्स का एक बहुत अच्छा रोल है, पैटर्न है, ठीक है। कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जहां पे ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्टिल दैट ग्रेविटी फोर्स विल बी नॉट अफेक्टेड। चीजें क्लियर है। बट इन मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो मैग्नेट्स है उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देते तो मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अफेक्ट कर जाता है, पर ग्रेविटी फोर्स नहीं करता। रीजन, ये बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई, हम हैवियर ऑब्जेक्ट के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है यहां पे। इसको सिर्फ मास, ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं, फोर्स वाज G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए तो क्या इनका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, डिस्टेंस विल बी सेम, तो डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या किसी ऑब्जेक्ट के आने से m1 और m2 क्या चेंज होगा मास? नहीं, मास भी चेंज नहीं होगा। और ये तो G कांस्टेंट है, ये तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, आपके पास जो फोर्स, जिस क्वांटिटी से आपको फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, आप एक कांस्टेंट चीजों से आपको फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज मास व्हिच विल बी नॉट चेंजिंग बाय कमिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी चेंज होगा, अगर यहां जाएगा तो डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, मतलब इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट बी सीन। फॉर्मूला से समझ में आ रहा है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई? हाँ है ना? ओके। अब कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ओके एक न्यूमेरिकल देखते हैं अब फॉर्मूलेस पे। Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? Okay, सबसे पहले given mass of Mahindra is 75 kg, mass of Virat is 80 kg, which are separated by a distance 1 meter. ठीक है, आप यहां पे डी भी यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, डी और या आर। चीजें क्लियर है? एंड वी हैव टू फाइंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, टू फाइंड फोर्स बिटवीन देम, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें फॉर्मूला पता है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। हमें G की वैल्यू पता होनी चाहिए, G की वैल्यू गिवन भी रहेगी, G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है G का फॉर्मूला, G का यूनिट। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू M 75 kg इंटू 80 kg अपॉन डी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इंटू 80 पहले करते हैं, 8 5 40 60 6000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6000, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते फिर से, 6 7 6 0 6 7 42 4 कैरी 640 डेसिमल आफ्टर 2 और यहाँ पे 1 2 3 0।
इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। चीजें क्लियर है? सही किया हमने। 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 6000। ओके, ये बन जाएगा आपका न्यूटन। ओके ओके 1 2 6। ओके, ये ऐसा हो जाएगा 402 सॉरी 6 6 0 42 2 4 कैरी 6 6 36 4 40 36 4 40 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। डेसिमल आफ्टर 2 नंबर 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है तो क्या करूंगा 1 2 3 4 4 यहाँ से रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। ये बन गया आपका फोर्स। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आप कैलकुलेशन आप करोगे। चीजें क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू।